अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनान और आज हमने जोन सा बायोस्टैट का टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक है डिजीज़ रिलेटेड जिसको हम कहते हैं इंसिडेंस को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है प्रेवलेंस से। और दूसरा एक टेस्ट की क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी, और हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान अब डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। सो इंसिडेंस का क्या मतलब है? अ, जब भी कोई डिजीज़ होती है उसमें से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं और कुछ केसेस होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सिर्फ न्यू केसेस की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इतने न्यू केसेस आ गए हैं उस डिजीज़ के, तो हम उस चीज़ को इंसिडेंस कहेंगे। लेकिन जब हम न्यू केसेस और प्लस ओल्ड केसेस को जब हम कंबाइन करते हैं, तो हम उन केसेस को हम कहते हैं प्रेवलेंस, वो हमारी प्रेवलेंस होती है। प्रेवलेंस के लिए हम एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग केसिंग, कि अभी इस टाइम के ऊपर कितनी जो एक स्पेसिफिक डिजीज के केसेस हैं वो कितने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक कॉमन फ्लू का ले लेते हैं, नज़ला बुखार, अ, और इन्फ्लुएंजा वायरस है वो मार्केट में आया हुआ है। अ, और उसकी वजह से जो है ना कुछ नए केसेस आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंजा केसेस के नए जो है ना नए और पुराने केसेस कंबाइन होंगे। तो फर्ज करें कि हम देखना चाह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर इन्फ्लुएंजा के कितने नए केसेस आए हैं, तो वो सारे इंसिडेंट्स के अंदर आ जाएँगे। और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि 30 नवंबर के को कितने इन्फ्लुएंजा के केसेस प्रेज़ेंट थे, उसमें सारे हमारे इंसिडेंट्स जो नए केसेस हैं वो भी, और जो पुराने केसेस चल रहे हैं और अभी रिज़ॉल्व नहीं है, वो भी केसेस जब कंबाइन हो जाएँगे तो हम उसको प्रेवलेंस कहेंगे। तो इसके लिए एक बाथटब की ये तस्वीर है, बड़ी इम्पोर्टेंट तस्वीर है। इसके अंदर समझ लें कि जो टैप है वहाँ से जौन-सा वाटर आ रहा है वो नए केसेस आ रहे हैं, वो इंसिडेंट्स हैं। और जो पुराने केसेस थे, उनमें से जो ऊपर से जो पानी आ रहा है, उनको जब हम कंबाइन करते हैं, तो ये सारे केसेस कंबाइन होके प्रेवलेंस बन जाते हैं। यानी कि बाथ टब के अंदर जितना भी पानी है, वो प्रेवलेंस है, और ऊपर से इंसिडेंस का जो है न्यू केसेस आ रहे हैं। अब जो बाथ टब में से कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी, तो हमने वो केसेस प्रेवलेंस से माइनस कर देने हैं। डेथ का इंसिडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डेथ का प्रेवलेंस पे फ़र्क पड़ रहा है, जो बाथ टब का पानी इकट्ठा हुआ है उसकी वज़ह से। इसी तरह जो डिज़ीज़ेज़ हमारी क्योर हो जाती हैं, वो डिज़ीज़ की हमारी अ, इसमें प्रेवलेंस हमारी कम हो जाएगी क्योर होने की वज़ह से। और इसी तरह फिर अगर वही डिज़ीज़ेज़ हमारी दोबारा रिकर हो जाएँ, तो फिर दोबारा उसी तरह बाथ टब में पानी आएगा इंसिडेंस का, और वो हमारी प्रेवलेंस इंक्रीज़ कर देगी। सो बेसिकली प्रेवलेंस को आपने इसी तरह समझना है कि जो टब के अंदर जितना भी पानी है वो प्रेवलेंस है। वो या डेथ से कम हो सकता है या क्योर से कम हो सकता है। और उसको जो हम ऊपर से न्यू केसेस आ रहे हैं, वो पानी जो हम खोल रहे हैं अपनी टूटी का या टैप का, वो न्यू केसेस आ रहे हैं और वो इंसिडेंस है। तो इस पिक्चर को आपने थोड़ा-सा ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट जो है, इंसिडेंस को हमने कैसे याद रखना है कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस का, तो इंसिडेंस में एन आता है, तो एन से आपने याद कर लेना है कि न्यू केसेस हैं सिर्फ। और प्रेवलेंस के अंदर एल आता है, तो ऑल केसेस जो है ना वो प्रेवलेंस में होते हैं, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग। यानी कि न्यू केसेस और जो ओल्ड केसेस जो भी चल रहे हैं और अभी क्योर या उनकी डेथ नहीं हुई, वो केसेस कंबाइन होके ऑल केसेस में हम वो प्रेवलेंस में हम डालेंगे। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक है कि 23 मई 2025 को हमारे पास 3 केसेस हैं। ये एक ब्लू कलर का केस है। फर्ज करें कि ये डायबिटीज का केस है, ठीक है? एक ब्लू कलर का केस है और 2 हमारे पास ब्लैक कलर के केसेस हैं, ठीक है? तो हमारे पास उस टाइम जो हम प्रेवलेंस देखेंगे, तो वो हमारे पास प्रेवलेंस होगी 3 केसेस की 23 मई 2025 को, ठीक है? अब हमारे पास कुछ टाइम गुजरता है। फर्ज करो कि 1 साल गुजर जाता है। जब 1 साल गुजर जाता है, तो हम देखते हैं कि 2 केसेस जो ब्लैक वाले केसेस थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं, लेकिन जो एक ब्लू केस था वो रिज़ॉल्व नहीं हो गया और वो चलता जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे हम देखते हैं कि 4 जो है ना वो पिंक कलर के न्यू केसेस जो है ना वो हमारे आ गए हैं। अभी जो 4 न्यू केसेस आए हैं, ये
अगर हम इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर देखें जो कि 1 साल का है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे 4 नए केसेस आए थे और वो हमारे इंसिडेंस में आएंगे। सो 1 ईयर की ड्यूरेशन जो है उसके अंदर अगर हम इंसिडेंस कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कितना उस टाइम के ऊपर 1 साल में कितनी नए केसेस की इंसिडेंस हुई है, तो वो हमारे पास 4 केसेस की आएगी। और अब ये 4 केसेस में से क्या हुआ है कि कुछ केसेस जो हैं उनमें से रिजॉल्व हो गए हैं और कुछ केसेस जो है ना वो कंटिन्यू कर गए हैं आगे की तरफ। ठीक है, और वो एग्जिस्टिंग केसेस बन गए हैं। तो अब हम अगर 30 मई 2027 को हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी उस टाइम प्रेवलेंस क्या थी, तो हम देखेंगे कि एक नया केस आया था जो ब्लू कलर का ऊपर जो सेकंड केस है, वो एक केस शामिल हो गए और पीछे जो 1 साल में हमारे जो इंसिडेंट्स में हमारे केसेस आए थे वो हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, तो 3 केसेस हमारे वो आ गए हैं। और एक जो हमारा पुराना 2025 से केस शुरू हुआ हुआ था वो भी अभी तक हमारे केसेस के अंदर जा रहा है, उसकी ना कोई क्योर हुई है ना उसकी डेथ हुई है। तो एट द मोमेंट ऑफ 30 मई 2027 हमारे पास 5 केसेस ऐसे आ गए हैं जो कि बेसिकली प्रेवलेंस में शुमार होंगे, 3 पिंक और 2 ब्लू। सो इंसिडेंस जब हम कर रहे होते हैं तो इंसिडेंस हमारा यूनिट टाइम होता है कि 10 दिनों में कितनी इंसिडेंस थी, 1 महीने में कितनी इंसिडेंस थी, और 1 साल में कितनी इंसिडेंस हुई है। लेकिन जब हम प्रेवलेंस देख रहे होते हैं तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखना है कि इस दिन कितनी प्रेवलेंस थी डिजीज की। तो न्यू केसेस और जो हमारे होंगे ओल्ड केसेस जो हैं वो कंबाइन होके इस पॉइंट पे हमें शो कर देंगे कि ये प्रेवलेंस क्या थी इस पॉइंट के ऊपर। अब कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो जैसे जैसे उनका इंसिडेंस हो रहा होता है, साथ-साथ उनकी वो प्रेवलेंस में शुमार हो रही होती हैं डिसीज़ेज़, लेकिन जो नीचे उनका जो क्योर रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, या फ़र्ज़ करो कि उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर ना जितना पानी टूटी से ऊपर से आ रहा है, उतना ही टब में रह रहा होता है, क्योंकि टब में नीचे सुराख से वो पानी निकल भी रहा होता है। तो इस अ, कंडीशन के अंदर इंसिडेंस और प्रेवलेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि जितने केसेस आ रहे होते हैं या वो क्योर उतने ही जो एग्जिस्टिंग केसेस होते हैं, वो या क्योर हो रहे होते हैं या वो डेथ की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, वो है कॉमन कोल्ड की एग्जांपल। जो कॉमन कोल्ड है, वो जल्दी-जल्दी क्योर होता जा रहा होता है। तो हम देखते हैं कि 7 डेज़ के अंदर जितना इंसिडेंस हुआ है, उतनी ही प्रेवलेंस है। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी नेक्स्ट और केसेज़ आ गए हैं, लेकिन जो पिछले 7 डेज़ के केसेज़ थे, वो क्योर हो गए हैं। तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस बराबर हो जाती है। अब कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं, जिसके अंदर इंसिडेंस आ रही होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी क्योर नहीं हो रहे होते या उनकी डेथ नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और ऊपर से पानी भी हल्का-हल्का, यानी कि हमारी इंसिडेंस से न्यू केसेज़ भी टपक रहे होते हैं उस बाथ टब के अंदर। तो उस केस के अंदर प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती है और इंसिडेंस बहुत कम होती है। तो जो हमारी क्रोनिक डिज़ीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस, ये बहुत लंबा अरसा चलती हैं, 10 इयर्स, 20 इयर्स। तो उस केस में क्या होता है कि अगर केसेज़ आ रहे होते हैं, यानी कि पानी जब आ रहा होगा ऊपर टूटी से, तो वो बाथ टब के अंदर जमा होता जा रहा होगा। तो उस केस के अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है इंसिडेंस से। जो प्रेवलेंस है, उसको आपने इस तरह याद करना है कि जब भी प्रेवलेंस बढ़ती है ना, तो हमारी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू किसी भी पॉपुलेशन में उस डिजीज़ की बढ़ जाती है और जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है ना, वो कम हो जाती है। मैंने पीछे वाली वीडियो में पूरा समझाया था कि कैसे प्रेवलेंस बढ़ने की वजह से ना हमारी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है और कैसे हमारी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है। इसमें अगर आपने सिंपल सा भी याद रखना हो, तो उसके अंदर क्या है कि प्रेवलेंस जो है ना, वो पी से इसका स्टार्टिंग वर्ड है। इसी तरह पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में 2 पी आ रहे हैं, तो आपने इसी तरह याद रखना है कि अगर प्रेवलेंस बढ़ेगी तो 2 पी वाला पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में 1 आ रहा है तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी। और हमेशा याद रखना है हमने कि प्रेवलेंस का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिनेरियोज आ गए जिनकी वजह से इंसिडेंस बढ़ेगी या प्रेवलेंस बढ़ेगी। फर्ज करें कि एक डिजीज है, उसकी
हमने कोई ऐसा टेस्ट इजाद कर लिया है कि उसकी वजह से डायग्नोसिस बहुत ज्यादा हो रही है उस डिजीज की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यू केसेस हमारे आएंगे, क्योंकि न्यू केसेस जब ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम बहुत उन लोगों को भी डिटेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली पिछले टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमारी इंसिडेंस बढ़ जाएगी। लेकिन इंसिडेंस बढ़ने से क्या होगा कि हमारी फिर प्रेवलेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा हम पानी ऊपर खोल देंगे, ज्यादा केसेस आना शुरू हो जाएंगे, तो नीचे बाथटब भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम बहुत अच्छा कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लेंगे तो उसकी वजह से हमारी डिजीज की इंसिडेंस भी बढ़ेगी और डिजीज की प्रेवलेंस भी बढ़ेगी। अब फर्ज करें कि हमारी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो ऐसी डिजीज है, फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई मोर्टेलिटी हो रही है। ठीक है। तो उसकी उस केसेस में क्या होगा कि जब हाई मोर्टेलिटी हो रही हो तो उसके उससे क्या होता है, बाथ टब का अगर फर्ज करें कि नीचे जो सुराख है वो खुल गया है, ठीक है, डेथ वाला, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेवलेंस कम हो जाएगी, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे होंगे वो सारे के सारे या तो वो क्योर होते जा रहे होंगे या फिर वो उनकी डेथ होती जा रही होगी। तो इस केस के अंदर हमारी अगर हायर डेथ रेट हो किसी भी डिजीज का तो उसकी प्रेवलेंस कम होती है। लेकिन यह हायर डेथ रेट का कोई भी असर नहीं पड़ता इंसिडेंस का। ठीक है, इंसिडेंस के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, इसका प्रेवलेंस के ऊपर असर पड़ता है। इंसिडेंस का मतलब है न्यू केसेस आना, और न्यू केसेस बेसिकली प्रेवलेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि डेथ रेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से प्रेवलेंस उसकी कम होगी एज कम्पेयर टू किसी और डिजीज के। इसी तरह अगर एक ऐसी डिजीज है जो बहुत अच्छा जिसका क्योर रेट है और हमने बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसकी बना ली है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी क्योर हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेवलेंस कम होती रहेगी, वो जो पानी है वो कम होता रहेगा, तो यानी कि जल्दी पानी उससे निकल जाएगा। तो हमारी अच्छी डिजीज से अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट से हमारी क्या हो जाएगी, प्रेवलेंस कम हो जाएगा और इसका भी इंसिडेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंसिडेंस का असर पड़ेगा हम अगर कोई नया डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लेंगे जिससे नए केसेस आएंगे। पुराने केसेस के को या क्या पुराने केसेस क्या हो सकता है उनके साथ, या वो डेथ हो सकती है या फिर क्या हो सकती है उनके साथ क्योर रेट हो सकता है। दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो पानी का टब होगा वो उसका लेवल कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारी प्रेवलेंस कम हो जाएगी। अब जो टेस्ट की दो क्वालिटीज होती हैं वो हमने देखनी है, एक है प्रिसीजन और एक होती है एक्यूरेसी। क्योंकि ये वर्ड्स ऑलमोस्ट जो है ना, हमारी उर्दू लैंग्वेज की वजह से ऑलमोस्ट हमें एक तरह के लगते हैं लेकिन असल में है नहीं। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब होता है, समझ लें कि बारीकी, बारीकी से कोई चीज जो है ना वो होना। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने देना है, करेक्ट होना, एक्यूरेट होना। इसका प्रिसीजन का एक अलग वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिलायबल। हम पहले हम प्रिसीजन को देख लेते हैं फिर हम एक्यूरेसी की तरफ आते हैं। अगर जब हम कहते हैं कि जो टेस्ट है वो बहुत रिलायबल है या वो प्रिसाइज है या वो बहुत बारीक है, इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट जो है ना हर दफा जब भी हम करेंगे ना, वो टेस्ट एक ही तरह का रिजल्ट देगा, यानी कि वो अपने रिजल्ट से ऊपर या नीचे या साइड पे नहीं होगा। ठीक है, उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे ना वो कंसिस्टेंट आएंगे, आपस में टेस्ट की वेरिएशन बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आखिर में एग्जाम्पल दी है कि अगर एक सेब है वो 100 ग्राम का है, अब असल में उसका वेट 100 ग्राम है। अब हमारे पास एक मयरिंग स्केल है या हमारे पास मयर करने का एक आला है, उसमें हम देखते हैं कि क्या असल में वो हमें दे रहा है कि इसका वेट क्या है। तो जो मयरिंग हमारा आला है वो हमारा एक दफा वो देता है 99 ग्राम, एक दफा वो देता है 101 ग्राम, एक दफा वो देता है 100 ग्राम और एक दफा वो देता है 98 ग्राम। तो इस केस के अंदर जब वो हमें डिफरेंट ग्राम्स देख रहा है, असल में हमारी वैल्यू थी 100 ग्राम। तो इसका मतलब यह है कि इस टेस्ट की प्रेसिजन वैल्यू कम है। इस टेस्ट की प्रेसिजन वैल्यू क्यों कम है, क्योंकि एक रैंडम एरर आ रहा है जो कि बेसिकली कभी टेस्ट को ऊपर की तरफ कर देता है, कभी टेस्ट को नीचे की तरफ कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो हवा को बहुत ज़्यादा ले रहा है, कभी टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, ये जो रैंडम एरर होते हैं उनकी वजह से प्रिसीजन कम हो जाती है टेस्ट की। अगर यही हमने प्रिसीजन एक टेस्ट की बढ़ानी हो तो क्या होगा कि 102.1, 102.2, 101.9 पॉइंट्स का फ़र्क है। इसमें क्या है कि 100 ग्राम में वो हमें सही तो नहीं बता रहा टेस्ट, लेकिन टेस्ट बहुत प्रिसाइज है। 0.1, 0.1
0.2 इतना फ़र्क आ रहा है, तो हमारा टेस्ट बहुत प्रिसाइज़ है और इस केस में एक्यूरेट नहीं है। सो जो एक्यूरेसी और प्रिसिजन है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा-सा एक्यूरेसी पे जाते हैं कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, कि एक्चुअल जो हमारा टेस्ट था, उससे हमारी रिज़ल्ट क्या आया? यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू के हिसाब से रिज़ल्ट कितना करीब है। अगर वो करीब आया है या उसके बराबर आया है, तो हमारा टेस्ट एक्यूरेट है, और अगर उससे दूर आया है, तो हमारा टेस्ट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है? अब हम इसी 100 ग्राम को लेते हैं। जब 100 ग्राम को हम ले रहे हैं, तो जब वो हमारा टेस्ट रिजल्ट हमें दे रहा है 99 ग्राम, 100 ग्राम, 102, 98 ग्राम, इसमें टेस्ट रिजल्ट जो है ना, वो हमारा 100 ग्राम के करीब करीब है, तो हमारा टेस्ट एक्यूरेट है। और ऑल्दो वो प्रिसाइज नहीं है, लेकिन अब हमारा टेस्ट एक्यूरेट है। और अगर 100 ग्राम का ही एप्पल था, लेकिन जो हमने स्केल लिया है वो अब दे रहा है 102.1, 102.2, 101.9, तो इस केस के अंदर क्या है? इस केस के अंदर हमारा टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। ऑल्दो वो करीब करीब दे रहा है, लेकिन हमारा टेस्ट की एक्यूरेसी गिर गई है। और ये जो गिर गई है, ये एक सिस्टमैटिक एरर की वजह से होती है। यानी कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमने स्केल लिया है, वो ही टिल्टेड है, वो ही शायद 2 ग्राम ज्यादा ही देता है हर दफा। तो इस केस के अंदर हमारी एक्यूरेसी लो होगी। अब ये जो डार्ट बोर्ड है, इससे हमने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जो हमारा पहला डॉट पोर्ट है, इसके अंदर जब आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये सेंटर के अंदर लगना चाहिए था, लेकिन जो टेस्ट रिजल्ट क्रॉस 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 हैं, ये टेस्ट रिजल्ट को शो करें हैं, और ये पूरे सर्कल्स और ये सेंटर वाला डॉट है, हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो असल वैल्यू हमारी ये है कि हम इस सेंटर वाले डॉट तक पहुँचते, लेकिन ये जो क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, ये हमारे टेस्ट रिजल्ट हैं। ये जो टेस्ट रिजल्ट है, आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं। इसका मतलब है हमारे टेस्ट बहुत प्रिसाइज हैं, और ये डॉट्स के भी, इस जो सेंट्रल डॉट है उसके भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब है ये हमारे टेस्ट रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पे देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने जो हमारा टेस्ट था, उस टेस्ट से क्या हुआ है कि जो सेंट्रल वाला डॉट था, उससे जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। ठीक है? ऊपर की तरफ चले गए हैं, और यहाँ लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन जो करेक्ट वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसकी एक्यूरेसी कम है, इस वाली डार्ट बोर्ड की, जो हमने टेस्ट किया है, लेकिन इसकी प्रिसीजन हाई है, कि एक ही जगह वो बार बार दे रहा है। कोई सिस्टमैटिक एरर है जिसकी वजह से वो बार बार एक ही पॉइंट पे दे रहा है कि यहाँ आपका रिजल्ट है, लेकिन वो है टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है। अब नेक्स्ट जो हम डार्ट बोर्ड को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अब जो हमारे टेस्ट रिजल्ट है, वो हमारा सेंटर के करीब है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर दूर फैले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे टेस्ट की प्रिसीजन अब बहुत ज़्यादा लो हो गई है, क्योंकि वो आपस में करीब-करीब हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पॉइंट्स में हमारा फ़र्क नहीं आ रहा, हमारा 101, 100 इस तरह करके हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन है वो करीब एक्यूरेट, कि जितनी वैल्यू थी उसके आस-पास ही दे रहा है। कभी 100 दे रहा है, अगर हमारी 100 ट्रू वैल्यू थी, तो 100 दे रहा है एक दफ़ा 101 दे रहा है, एक दफ़ा 99 दे रहा है। लेकिन बहुत दूर-दूर है, पॉइंट्स का इतना फ़र्क नहीं है, तो हमारा टेस्ट प्रिसाइज़ नहीं है, लेकिन हमारा टेस्ट एक्यूरेट है। अब जो नेक्स्ट है, उसके अंदर हमारा टेस्ट बिल्कुल ही बौखला गया है। हमारी जो जो हमारा टेस्ट हम कर रहे थे, और जो हमारा स्केल है, वो हमें दे रहा है कि अब वैल्यूज भी बहुत दूर दूर हैं, और अवे भी हैं एक दूसरे से, और करेक्ट वैल्यू के करीब भी नहीं है, और एक्यूरेट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट के ऊपर जब ना वो एक्यूरेसी दे रहा है और ना वैल्यूज करीब करीब है, तो इस केस के अंदर हमारी प्रिसीजन भी लो हो गई है, और हमारी एक्यूरेसी भी लो हो गई है। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है, आई वुड वांट टू, कि आप इस पॉइंट पर इस वीडियो को पॉज कर लें, और इस क्वेश्चन को खुद से जो है ना आंसर करने की कोशिश करें। और हम और मैं उसके बाद जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ूंगा, और फिर मैं इसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो व्हाट वुड हैपन टू इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस? तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस को क्या होगा? ठीक है? इफ वी डेवलप अ वेरी गुड ट्रीटमेंट दैट वुड क्योर
द डिजीज। अगर हम एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर लेते हैं जिसकी वजह जो कि डिजीज को बिल्कुल क्योर कर देगी, तो अब हमने अपना वो टब वाला सीन लाना है। ऊपर से जो न्यू केसेस आ रहे थे वो टैब थे, नीचे प्रेवलेंस थी। अब प्रेवलेंस में दो होल थे, एक डेथ वाला होल था और एक क्योर वाला होल था। तो अगर हमने एक ऐसी चीज कर लिया जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्योर हो रहे हैं, यानी क्योर वाला होल बड़ा हो गया, तो उस केस में पानी बहुत ज्यादा जल्दी निकलेगा। लेकिन जो ऊपर से टूटी खुली हुई है उस पे कोई असर नहीं आएगा। तो उस केस के अंदर हमारी प्रेवलेंस जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगी, प्रेवलेंस हमारी लो हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर हमारा पानी खुला हुआ है उसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो पानी हमारा, न्यू केसेस हैं हमारे, वो वैसे ही टपकते रहेंगे, हमारी इंसिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और अगर हम कर दें कि हम, इफ वी रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एन एयरबोर्न इन्फेक्शन, अब हम कोशिश करते हैं कि हम, एक कॉमन फ्लू है, हम उसको कोशिश करें कि हम इसका स्प्रेड कम करें, तो हम एक प्रिवेंशन टेक्निक यूज कर रहे हैं जैसे कि मास्क लगाना। ठीक है। अब मास्क लगाने से क्या हो रहा है कि नेक्स्ट केसेस जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि अब कांटेक्ट इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। तो उस केसेस में क्या होगा कि मास्क लगाने से क्योर पे कोई फर्क नहीं आ रहा, डेथ पे कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन जो इंसिडेंस है ऊपर जो हमने टूटी खोली हुई है उस पे कम हो जाएगा, क्योंकि अब केसेस कम होंगे, क्योंकि अब हम एक प्रिवेंशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो जो इंसिडेंस होगी इस वजह से कम हो जाएगी, और जो हमारी प्रेवलेंस है वो भी उस वजह से कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से अब पानी कम आ रहा है। जो नीचे होल थे डेथ और क्योर वाले वो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ऊपर से हम पानी जब कर रहे हैं, कम डाल रहे हैं टब के अंदर, तो प्रेवलेंस भी कम हो रही होगी। ठीक है। ओके। अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।